अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक. होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो आप में से कुछ बच्चे तो वो हैं कि जो कि राइट नाउ मोस्टली बच्चे, तकरीबन सारे बच्चे वो हैं जो इस वक्त मेरे साथ साथ चैप्टर नंबर 6 पे मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं. जो कुछ नए सेशंस स्टार्ट हुए हुए हैं, दे विल बी गेटिंग प्रीवियस वीडियो. यानी कि जब हो सकता है कि मेरे वो बच्चे जो शुरू से मेरे साथ हैं वो इस चैप्टर पे मौजूद हों 6 पे, तो राइट नाउ कुछ बच्चे 3rd चैप्टर पे मौजूद हों. तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 6. टुडे इज़ 29th ऑफ जून है आज. चैप्टर नंबर 6 पे डिस्कशन करनी है. अच्छा बच्चों, मज़े की बात ये है कि प्रीवियसली इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 का लास्ट न्यूमेरिकल मैंने आपके ऊपर छोड़ा था, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. चैप्टर नंबर 5 का जो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल था जिसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था अर्थ का, वो हमने कर लिया था. तकरीबन 6 आवर्स आता था. आज जिस चैप्टर को स्टार्ट करना है दैट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स. ये वाला चैप्टर जो है ये आपके लिए एक मुकम्मल तौर पे नया कॉन्सेप्ट है. यानी कि जो फर्स्ट ईयर में आपने वेक्टर्स पढ़े वो भी आपने पहले पढ़े हुए थे. मेजरमेंट्स का चैप्टर आप पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. 9th का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर सेम है. आपने सेकंड चैप्टर वेक्टर से शुरू किया, आपने उसका कॉन्सेप्ट पहले लिया हुआ था. इक्विलिब्रियम आपने पहले पढ़ा हुआ था. फिर मोशन एंड फोर्स कॉन्सेप्ट आप पहले फेमिलियर थे, वर्क एंड एनर्जी से भी फेमिलियर थे, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से भी आप किसी हद तक पहले फेमिलियर थे. जो नई चीज़ आप पढ़ेंगे, जो टोटली एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए होगा फर्स्ट ईयर में, दैट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स. हमारा जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मोशन. हमने अभी तक जितनी भी बातें की हैं उनमें जो मेन इंपॉर्टेंस थी वो मोशन की स्टडी पे है. हम अभी तक मोशन में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन पढ़ते चले आए हैं. अब जो चीज़ हम लोग पढ़ने लगे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लूइड डायनामिक्स. सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायनामिक्स होता क्या है. डायनामिक्स आपने मैट्रिक में 9th क्लास में ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स पढ़ी हुई. डायनामिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विद कॉजेस एंड इफेक्ट. तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए डायनामिक्स रखता हूँ, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन. हम इसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे. किसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड्स के मोशन के बारे में कि भाई फ्लूइड्स कैसे बहते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि जी व्हाट इज मेंट बाय फ्लूइड. फ्लूइड होता क्या है? क्या लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं? क्या सिर्फ लिक्विड्स ही फ्लूइड होते हैं या लिक्विड्स के अलावा भी कोई चीज़ फ्लूइड हो सकती है? तो समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो फ्लूइड्स के. तो फ्लूइड्स की डेफिनेशन जहन में रख लें. बता देता हूँ पॉइंट की शक्ल में, एक पॉइंट बनवा देता हूँ. सो व्हाट इज मेंट बाय फ्लूइड? कैन यू डिफाइन फ्लूइड? फ्लूइड को डिफाइन कर सकते हैं. सो एनीथिंग, एनी फ्लोएबल थिंग इज कॉल्ड फ्लूइड. कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके, जो बह सके, वो फ्लूइड है. मिसाल के तौर पे हवा फ्लो करती हुई चली जाती है, एयर इज फ्लूइड, गैसेस आर फ्लूइड, लिक्विड वाटर इज फ्लूइड, हनी, शहद इज फ्लूइड. सो एनीथिंग विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्लूइड. हवा, जो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर गैसेस भी फ्लूइड हैं. यस, गैसेस भी बह सकती हैं. अब इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको. अगर किचन में अगर कहीं गलती से गैस का वॉल, जो सुई गैस, जो आपकी जो मीथेन आती है, नेचुरल गैस जो आती है, उसका वॉल्व अगर खुला रह जाए तो वो गैस क्या फ्लो करती आपके लिविंग रूम तक, ड्राइंग रूम तक, जहाँ आप बैठे होते हैं वहाँ तक आती नहीं. सो दैट मीन्स गैस कैन फ्लो फ्रॉम किचन टू योर प्लेस. सो गैसेस कैन फ्लो, दैट मीन्स गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई फ्लूइड्स कैसे फ्लो करते हैं. वो जो गैस आपके किचन के वॉल से निकली वो आप तक कैसे पहुंची, कैसे फ्लो करती है. अगर आप पानी के ग्लास से पानी का ग्लास उंडेलना शुरू करें, पानी भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा. आप एक जगह खड़े होकर वो शहद का भरा कप उंडेलना शुरू करें, वो भी उलटना शुरू हो जाएगा, वो भी खाली होना शुरू हो जाएगा. दोनों के फ्लो में क्या फ़र्क है, हम ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो जब भी हम फ्लो की बात करते हैं, फ्लूइड की बात करते हैं, तो जो सबसे पहले, सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय विस्कोसिटी. सबसे पहली चीज़ विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज़ मेंट बाय विस्कोसिटी.
विस्कोसिटी क्या चीज़ है, विस्कोसिटी को समझते हैं, फिर उसके बाद विस्कोसिटी से दोबारा आगे चलेंगे, विस्कोसिटी से अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। विस्कोसिटी क्या चीज़ है जी? विस्कोसिटी को समझाने के लिए मैं एक बड़ी मज़े की एग्जांपल, आम एग्जांपल बच्चों को दिया करता हूँ कि आप सपोज़ करें आपके पास खाने का एक चम्मच जो होता है, जैसे आप चावल खाते हैं, उस चम्मच में पानी फिल कर लें और उसी एक चम्मच में शहद फिल कर लें। अब आपने करना क्या, दोनों चम्मच को उल्टाना शुरू करना, दोनों चम्मच पोर करने शुरू करने। क्या ख्याल है कौन सा चम्मच पहले खाली होगा? क्या चावलों वाला चम्मच पहले, जो क्या वो पानी वाला चम्मच खाली हो जाएगा या शहद वाला? क्या जवाब है आपका? एक चम्मच में शहद, एक चम्मच में पानी, दोनों को पोर करना शुरू किया। विच विल एम्प्टी फर्स्ट? ऑब्वियसली पानी का चम्मच शायद उंडेलते ही खाली हो जाए, जबकि जो शहद वाला चम्मच है उसको 30 to 40 सेकेंड्स लगेंगे खाली होते हुए। शहद की फ्लोएबिलिटी कम है। क्यों कम है? याद रखिएगा, अब बड़ी अहम बात आपके साथ शेयर करना रहूँ, याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को उंडेलते हैं, किसी फ्लूइड को उंडेलते हैं, तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करती हुई नीचे गिरती है। मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल्स की 2 लेयर थी, आपने इसको उंडेला, ये पहली लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती हुई नीचे गिरेगी। सो देयर इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल। जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं और जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना है। देयर मस्ट बी द फ्रिक्शन बिटवीन देम। अब होता क्या है, पानी की एक लेयर फ़ौरन से स्लाइड करके नीचे गिर जाती है और सारा के सारा पानी उलट जाता है, सारा का सारा पानी खाली हो जाता है, चम्मच खाली हो जाता है। जबकि उस शहद को फ्लो करने में, शहद की एक लेयर को स्लाइड करने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? बिकॉज द फ्रिक्शन, जुमले पे गौर कीजिएगा, बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द केस ऑफ हनी इज ग्रेटर, इसलिए उसे फ्लो करने में देर लग रही है। हम क्या कहते हैं? द विस्कोसिटी ऑफ हनी इज ग्रेटर। सो व्हाट इज मेंट बाय विस्कोसिटी? पेज नंबर 128, पेज नंबर 128, सेकंड लाइन, लास्ट वर्ड, viscosity measures how much force is required to slide one layer of liquid over another। इसको मार्क कर लें, ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन है। क्या है जी विस्कोसिटी? विस्कोसिटी है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन एन अदर। कि भाई मॉलिक्यूल्स की एक लेयर को दूसरी लेयर पे स्लाइड करते हुए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, इसे विस्कोसिटी कहते हैं। तो भाई किस में ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, पानी में या शहद में? शहद में। सो हम कहते हैं कि शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती। दिस विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय, इस विस्कोसिटी को डिनोट किया जाता है बाय अ ग्रीक लेटर। दिस इज अ ग्रीक लेटर। इसे कहते क्या हैं? दिस लेटर इज नॉन एज ईटा। इस लेटर का नाम ईटा है। जिस तरह आप छोटे होते इसे क्या कहते होते थे? ये क्या चीज़ है? दिस इज थीटा ना, ये एंगल को रिप्रेजेंट करते थे, थीटा कहते थे। इसी तरह ये साइन विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसे ईटा कहते हैं। ईटा इज द वडीपैन ऑफ थीटा। सो दिस इज ईटा। और इससे अगली बात जो मज़े की है वो ये है, दिस ईटा रिप्रेजेंट्स विस्कोसिटी। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। यहाँ तक कोई सवाल किसी का यकीनन नहीं होगा, बड़ी सिंपल सी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, विस्कोसिटी हमें समझ में आ गया। अब बड़ी मज़े की बात, विस्कोसिटी और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगला जो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना है, इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ तक ही रखिएगा। इसमें मैंने भी इतनी बात की, आगे बात मैंने इसके ऊपर और करनी है। अब इसके ऊपर बात ख़त्म नहीं हुई, नया टॉपिक शुरू हो गया। नए टॉपिक में से कुछ पॉइंट्स निकालूंगा जो इसमें से इसमें आएंगे, वी विल डिस्कस देम। अच्छा, इसके पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ड्रैग फोर्स। अच्छा जी, ड्रैग फोर्स और विस्कोसिटी में क्या फ़र्क है, मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय ड्रैग फोर्स? ड्रैग फोर्स क्या चीज़ है? सपोज़ कीजिए कि आप बड़ी मज़े से, मैं बॉयज़ को पहले एग्जांपल देता हूँ, बड़े मज़े से फिरोजपुर रोड के ऊपर, नहर के ऊपर अपने 70 या 125 भगा रहे हैं बड़े मज़े से। अगर तो आप बड़ी तमीज़ से बाइक चला रहे हैं तो यकीन कीजिए कि आपके मुंह पर जो पड़ने वाली हवा है वो कम है।
अगर आपने उस 70 को रॉकेट समझ लिया या सैटेलाइट समझ लिया, उसको उड़ाना शुरू कर दिया, आपके ऊपर पड़ने वाली हवा बहुत ज़्यादा होगी, आपको एक फोर्स फील होगी, ऐसे ही है ना। व्हाट दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होती है, ज़रा सुनिएगा गौर से। ड्रैग फोर्स कहते हैं द रेजिस्टेंस फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फ्लूइड। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, बड़ी सिंपल सी ड्रैग फोर्स की एग्जांपल है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास दो बीकर्स हैं, दो जार्स हैं, फिर से एक जार में जनाब हनी है और एक जार में जनाब वाटर है। लेट्स से दिस इज द जार ऑफ वाटर, दिस इज द जार ऑफ हनी। मैंने दोनों जार्स में एक चीज़ को सिंक करवाना है, डबोना है। एक छोटी सी पेन है, इस पेन को पानी में भी फेंका, इस पेन को हनी में भी फेंका, ये पेन किस में जल्दी डूबेगी? ऑब्वियस ही बात है, ये गाढ़ा है, इसमें डूबते हुए देर लगेगी, पानी में ये फ़ौरन डूब जाएगी। इसकी वजह असल अब सुनिएगा, होता क्या है, पानी और शहद दोनों इस पेन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस की फोर्स लगा रही है। बिल्कुल वही फोर्स है जो नहर पे बाइक चलाते हुए आपके ऊपर हवा लगाती है। अब आप क्या होते हैं, पेन की तरह का काम करते हैं और हवा पानी या शहद का काम करती है। जबकि शहद जो है दैट एक्सर्ट्स लिटिल मोर फोर्स, ये इस पेन पे ज़रा ज़्यादा फोर्स लगाता है, इसलिए इस शहद के अंदर पेन को डूबते हुए टाइम लगेगा क्योंकि रेजिस्टेंस, रुकावट की फोर्स ज़्यादा है। सो ये जो फोर्स पानी या शहद अपने अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स। सो ड्रैग फोर्स हमें समझ में आ गया, ड्रैग फोर्स है क्या चीज़, डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग बोले तो रेजिस्टेंस की फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो भाई यहाँ पे ज़रा मार्क कर लीजिए, ये ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन आ गई। ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन यहाँ तक की जहाँ तक मैंने पढ़ा दी, जो उसके बाद लिखा हुआ वो डेफिनेशन का पार्ट नहीं। सो मार्क कर लीजिए ड्रैग फोर्स क्या है। ड्रैग फोर्स इज सिंपली द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द रेजिस्टेंस की फोर्स जो है दैट इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करूँ, यहाँ पे क्लियर होगा ना सर, नजर आएगा ना यहाँ पे, ओके। सो जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज स्टोक्स लॉ। इसकी किताब में कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ज़रा आप लोगों ने गौर से देखना है। इसकी डेफिनेशन किताब में लॉ है, इसकी स्टेटमेंट किताब में नहीं लिखी हुई, मगर अक्सर बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्टोक्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको भी लिखवाऊंगा, मगर स्टेटमेंट लिखवाने से पहले हमें स्टेटमेंट को समझना है। मैं समझाऊंगा उसके बाद लिखवाऊंगा, तो आपने स्टोक्स लॉ को समझना। अच्छा जी, ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है, मैं एग्जांपल देता हूँ। ये फ्रिक्शन की फोर्स वही जो आप बाइक सड़क पे भगा रहे हैं, आपको हवा की जो फोर्स लग रही है, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे आप ड्रैग फोर्स कह रहे हैं। वो किन चीज़ों के साथ प्रपोर्शनल है, उसका रिलेशन किन चीज़ों के साथ है। मिसाल के तौर पे अगर हम पहली बात वेलोसिटी की करें, व्हाट डू यू थिंक, वेलोसिटी का क्या रिलेशन है ड्रैग फोर्स के साथ? मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, अगर आप बड़ी स्लो स्पीड पे बाइक चला रहे हैं, आपको लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स कम है। अगर आपने उस बाइक को रॉकेट समझ लिया या हैरी पॉटर का उड़ने वाला झाड़ू समझ लिया, उस सिचुएशन में लगने वाली ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स। इसकी और एग्जांपल अपनी बेटियों को, जिन्होंने बाइक पर तो उसने सफ़र नहीं किया हुआ, लेकिन यकीनन गाड़ी पर मोटरवे का सफ़र तो किया होगा। अगर आप आम शहर में गाड़ी चला रहे हैं तो आप गाड़ी से हाथ बाहर निकालें जहाँ पर गाड़ी की स्पीड कम है, आपको हाथ पे फोर्स महसूस होगी मगर कम फोर्स लगेगी। अब मान लीजिए कि आप मोटरवे पे जा रही हैं और मोटरवे के ऊपर वेलोसिटी आपके 100 और 120 समटाइम्स 120 प्लस है। उस वक्त अगर आप गाड़ी का शीशा खोल के हाथ बाहर निकालना चाहेंगी तो मेरी सेहत वाली तो निकाल सकती हैं, जिनकी सेहत कम है वो हाथ बाहर निकालेंगी तो हवा के साथ ही उड़ जाएंगी। फोर्स इज़ वेरी मच ग्रेटर बिकॉज वेलोसिटी इज़ ग्रेटर, फोर्स इज़ ग्रेटर। तो हमें एक बात तो समझ में आई कि जो ड्रैग फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्टोक्स लॉ लिखना था, उसकी स्टेटमेंट लिखनी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to the velocity of object, वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात करके देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट साइज। जो ड्रैग फोर्स है उसका ताल्लुक साइज़ के साथ कैसे है, ज़रा देखते हैं। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल, पिछले दिनों बारिश हुई, उम्मीद है कि जब आप लेक्चर सुनेंगे तब भी बारिश हो, कल परसों बारिश हुई। एक बारिश का बड़ा कॉमन फिनोमेना है, आपने कभी देखा होगा, मैं भी अपनी काकियों से अपनी बेटियों से मुखातिब हूँ, कभी ऐसा हुआ हो कि अगर आप बारिश में अपने भाई के साथ या बाबा के साथ बाइक पर ट्रैवल करें और गलती से आप छतरी पकड़ लें साथ, व्हाट विल हैपन, जब हवा चलती है तो कैसा फील होता है, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दैट अम्ब्रेला। तो भाई जब आपका साइज़ कम है, जब साइज़ छोटा है, हवा की फ्रिक्शन भी कम है, जब साइज़ बढ़ जाता है हवा की लगने वाली फ़ोर्स भी बहुत बढ़ जाती है। यही वजह है कि जितनी भी स्पोर्ट्स कार हैं वो आगे से वेज शेप बनाई जाती हैं, आगे से पतली बनाई जाती हैं, ताकि हाई स्पीड पे उन्हें फ्रिक्शन की फ़ोर्स ज़्यादा बेयर ना करनी पड़े। सो जितना ज़्यादा एरिया होता जाएगा बॉडी का, जितना बड़ा साइज़ होता जाएगा बॉडी का, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी पे लगती चली जाएगी। सो स्टोक्स लॉ में दूसरा पॉइंट जो है दैट इज ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉमा इट्स साइज। एंड आखिरी बात जो मैं यहाँ बता चुका हूँ, किस में ड्रैग फोर्स ज़्यादा थी, आपने कहा शहद में ज़्यादा थी, तो क्या शहद की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ग्रेटर नहीं, ईटा ऑफ हनी इज ग्रेटर देन ईटा ऑफ वाटर। तो भाई जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसमें ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा गाढ़ी चीज़ में लगने वाली फोर्स ज़्यादा है। तो सिमिलरली ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तीन चीज़ों पर ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। किन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है? पहली, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन, उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स। इट्स साइज पे डिपेंड करती है। तीसरा, उस फ्लूइड की जिसमें बॉडी ट्रेवल कर रही है उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। सो ये स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। जब हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ज़रा देखिएगा। सो लेट्स सी हियर, तवज्जो चाहता हूँ ज़रा आपकी। क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो ड्रैग फोर्स है एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। एफ डी ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज बोले तो रेडियस, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ईटा। ये तीन रिलेशंस मेरे पास आ गए। अगर मैं इन तीनों रिलेशंस को मिला के लिखूं तो क्या बनेगा? ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईटा आर वी। अब मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी है, जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूँ मेरे पास एक कांस्टेंट आता है, इस केस में कांस्टेंट है 6 पाई। प्रोपोर्शनलिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हुई, कांस्टेंट आ गया 6 पाई ईटा आर वी। तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक ड्रैग फोर्स का फार्मूला मेरे पास ये बन गया। सो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ आई हैव द फार्मूला ऑफ ड्रैग फोर्स। सो अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि जी डिफाइन स्टोक्स लॉ, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद ये चार इक्वेशंस से ड्रैग फोर्स का फार्मूला निकालेंगे। जब आप ड्रैग फोर्स का फार्मूला निकाल लें तो मैंने विस्कोसिटी में जगह छोड़ी थी। विस्कोसिटी में सवाल पता है क्या आता है? विस्कोसिटी में सवाल आता है व्हाट आर द डायमेंशंस और यूनिट्स, डायमेंशंस या यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। इसके यूनिट्स या डायमेंशंस बताओ भाई क्या होते हैं। सो हमें फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं ज़रा देख लो, तवज्जो चाहिए ज़रा। इधर देखो यार, इस फार्मूला को पकड़ो, फार्मूला में से ईटा निकालो। ईटा एक तरफ ले जाओ, 6 पाई आर वी दूसरी तरफ ले जाओ। सो ईटा इज इक्वल्स टू एफ डी ओवर 6 पाई आर, है जबाती हो गया, आर वी। तो ये आपके पास ईटा का फार्मूला आ गया। अब ज़रा यूनिट्स बना लो इसके। जब यूनिट्स बनाओगे तो क्या बनेगा? ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स के यूनिट न्यूटन,
6 पाई के यूनिट्स नहीं होते, एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, आर के यूनिट्स मीटर, वेलोसिटी के यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड। सो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, ईटा इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, एक तो यूनिट्स इसके ये हो गए। अब डायमेंशंस भी कहते हो तो बता देता हूँ, वैसे यहाँ तक ठीक है, न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर सेकंड यहाँ तक। डायमेंशंस क्योंकि मैंने भी पढ़ाई तो डायमेंशन नहीं करवाता, सो इसके यूनिट्स मैंने आपको बता दी। डायमेंशन जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा उसके बाद डायमेंशन में कोशिश करूंगा कि किताब की सारी डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो ईटा के यूनिट्स आपके पास आ गए। इसके अलावा ईटा के फर्दर यूनिट्स और जो है MCQs में सवाल आता है, भाई ये कौन से यूनिट्स हैं, ये SI यूनिट्स हैं। SI यूनिट्स के अलावा जो यूनिट्स हैं ईटा के, ज़रा वो भी सुन लें, वो कौन कौन से हैं। ईटा का एक और यूनिट है क्या, रेनॉल्ड, एक और यूनिट है पॉइस। बस नाम रख लो, इंशाल्लाह बाकी जब एंट्री टेस्ट में आओगे तो बताऊंगा रेनॉल्ड क्या होता है, कौन सी विस्कोसिटी है, आगे बताऊंगा डायनामिक विस्कोसिटी। इतना याद रख लो कि रेनॉल्ड भी यूनिट है और पॉइस भी यूनिट है। वो जब एंट्री टेस्ट में आओगे तो फिर कभी मौका मिले तो डिस्कस करूंगा। आपकी किताब का पॉइंट नहीं, किताब में यूनिट्स यहाँ तक ही हैं। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बताई एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। बाज़ औक़ात बोर्ड में भी सवाल आ जाता है कि जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक आधी ऑप्शन लिखी होती है, तो आपको पता होना चाहिए पॉइस भी विस्कोसिटी का यूनिट है और रेनॉल्ड भी विस्कोसिटी का ही यूनिट है। सो अब तक हमने क्या किया, एक दफ़ा ज़रा नज़र मार लें, हमने अब तक क्या किया। हमने अब तक इस चैप्टर में जो बात की है दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय फ्लूइड डायनामिक्स। सबसे पहले कहा कि फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। उसके मोशन को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने बात शुरू की, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल, जो चीज़ फ्लो करती है उसकी विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी क्या है, दो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है हम कहते हैं विस्कोसिटी ज़्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है हम कहते हैं विस्कोसिटी कम है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स को हमने ड्रैग फोर्स का नाम दिया। वो ड्रैग फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये भी सवाल आता है। ड्रैग फोर्स किन चीज़ों पर डिपेंड करती है भाई, ज़रा बताओ फटाफट। ड्रैग फोर्स तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ड्रैग फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, साइज एंड विस्कोसिटी। तीनों के साथ रिलेशन बनाया, डायरेक्ट रिलेशन था, सॉल्व किया, हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया FD इज प्रोपोर्शनल टू NRV। इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया, 6 पाई आ गया। 6 पाई ड्रैग फोर्स का फार्मूला बन गया 6 पाई ईटा RV। वहाँ से ईटा के लिए यूनिट्स निकाले, ईटा के मैंने मज़ीद यूनिट्स भी आपको बता दिए। सो यहाँ तक किसी के कुछ सवाल है तो पूछिए। ऑल गुड, आगे चलते हैं, वी हैव टाइम। इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा बड़ा अहम है, वो ज़रा समझिएगा। आज पूरा तो नहीं करवा पाऊँगा लेकिन बस हल्का सा उसे टच कर देता हूँ ताकि अगली क्लास में जो आज थोड़ा सा उसका टच दूंगा उसको लेके एंड तक कवर करवा दूँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू टॉक अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का बड़ा मज़े का, बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी को समझाता हूँ, पहले एक और कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लें। टर्मिनल वेलोसिटी समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लें। आज का जो मेरा काम है ना, मैंने आपको सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी समझा के जाना है, बाकी काम इंशाल्लाह बाद में। सपोज़ कर लीजिए कि बारिश बरसनी शुरू हुई और ये बारिश का एक ड्रॉपलेट, वन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, वन रेन ड्रॉपलेट इज़ फॉलिंग डाउन, नीचे की तरफ गिर रहा है। भाई ये नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसे ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है। सो दिस रेन ड्रॉपलेट इज़ गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जुमले पे गौर कीजिएगा, हवा में से गुजरता हुआ जा रहा है, हवा एक फ्लूइड है, तो ये रेन ड्रॉपलेट हवा में से गुजरता हुआ जा रहा है, हवा इसके ऊपर एक अपवर्ड रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे वो आप अपनी 70 को नहर पे से भगाते हुए लेके जाते हैं, हवा में से गुजर रहे होते हैं, हवा आपके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगा रही है। वैसे ही ये ड्रॉपलेट नीचे जा रहा है,
हवा में से गुजरता हुआ जा रहा है, लिहाजा हवा इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है। सो एयर इज अप्लाइंग द रेजिस्टिव फोर्स। अब आप जानते हैं वो रेजिस्टिव फोर्स क्या है, ड्रैग फोर्स है। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसका वेट जो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है। ऊपर की तरफ क्या चीज़ लग रही है, ड्रैग फोर्स लग रही है। मज़े की बात यह है क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसका वेट ज़्यादा है, ज़ाहिर है नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वेट ज़्यादा है। ये बिल्कुल ऐसे ही सवाल है कि जिस तरह मैं आपसे पूछूं कि यार यहाँ से मैं खींच रहा हूँ और यहाँ से भी मैं खींच रहा हूँ, तो भाई किस तरफ जाएगा, ये राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ। ऑब्वियसली जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी उसी तरफ जाएगा। तो भाई ये ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है तो वेट बढ़ा है, वेट ग्रेटर है, दैट्स वाई दिस ड्रॉपलेट इज कमिंग डाउनवर्ड। ड्रैग फोर्स कम है, ऊपर की तरफ वाली फोर्स कम है, नीचे वाली फोर्स ज़्यादा, इसलिए नीचे चलाता जा रहा है। अब देखो आपने पढ़ा हुआ है कि जब कोई चीज़ गिरती है उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि विद द पैसेज ऑफ एवरी सेकेंड उसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हर गुजरते हुए सेकंड के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, उसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा। और तुम ये बात भी जानते हो कि जब वेलोसिटी में इजाफा होता है ड्रैग फोर्स बढ़ती है। भी मैंने बताया था, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा, मिटा दिया मैंने, कि भाई बताया था कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। चीज़ नीचे गिर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ ड्रैग फोर्स ऊपर वाली फोर्स भी बढ़ती जा रही है। एक स्टेज आती है, ड्रैग फोर्स बढ़ती चली जाती है, ड्रैग फोर्स बढ़ती चली जाती है जनाब। एक स्टेज आती है, उस स्टेज पे ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू द वेट। जितना वेट उतनी ड्रैग फोर्स। अब क्या होगा, जितनी अपवर्ड फोर्स उतनी डाउनवर्ड फोर्स। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स कितनी होगी भाई? नेट फोर्स कैसे आएगी, कैसे फाइंड करते हैं नेट फोर्स? एक में से दूसरी माइनस करके, भाई जब दोनों हैं ही बराबर तो माइनस करेंगे, नेट फोर्स क्या आ जाएगी, ज़ीरो। जब नेट फोर्स ज़ीरो आ गई, फोर्स ज़ीरो, जब फोर्स ज़ीरो हो तो छोटे होते पढ़ा था ना, F इज इक्वल्स टू ma। फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जनाब। जब फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। लिहाजा इस ड्रॉपलेट पे जब दोनों फोर्सेस बराबर, नेट फोर्स ज़ीरो, इस ड्रॉपलेट की एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब ड्रॉपलेट की एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, व्हाट विल हैपन, दिस ड्रॉपलेट विल स्टार्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब तुम वो पढ़ चुके हो जिसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये ड्रॉपलेट डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो, फोर्सेस ज़ीरो बोले तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, द ड्रॉपलेट विल स्टार्ट कमिंग डाउन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम टर्मिनल वेलोसिटी है जनाब। गॉट माई पॉइंट? आप मेरा पॉइंट समझे कि नहीं? सो डिफाइन करें ज़रा टर्मिनल वेलोसिटी को। डिफाइन करने से पहले ज़रा ये डब्बा सीधा कर लें, बहुत फजूल लग रहा। सो तब तक ज़रा अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला आपको समझ में आया? व्हाट इज मेंट बाय टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, दोबारा देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी when weight and drag force become equal। जब भाई वेट और ड्रैग फोर्स आपस में बराबर हो जाएं उस वक्त जो यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आती है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। पॉइंट समझ में आता है यार? इसे रिप्रेजेंट किया जाता है वी के साथ। अच्छा, एक सवाल MCQ। यार MCQ पे मैं तुम्हें शेयर करवाता हूँ, डिस्कस करवाता हूँ, और बताओ क्या चाहिए। सवाल है विच है वाट लिख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ
टर्मिनल वेलोसिटी। आपके सामने चंद एक ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूँ, आपने बताना है कि टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ इनमें से कौन सा। एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये v है, ये t है। मुझे ये सवाल पसंद आया। फिर ये v है, ये t है, c बोथ d नन। ले जी, कौन सा सवाल टर्मिनल वेलोसिटी का है? आपको ग्राफ तब समझ में आया कि जब टर्मिनल वेलोसिटी समझ में आ गई है। सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है मैंने भी बताया, व्हाट इज मेंट बाय टर्मिनल वेलोसिटी। दोबारा बताता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगी? जब बॉडी गिरनी शुरू हुई, उसकी वेलोसिटी मैंने कहा शुरू में बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? जब बॉडी गिरना शुरू होती है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगती है, वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है। तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई शुरू में, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ ड्रैग फोर्स भी बढ़ती गई। एक पॉइंट आया कि जब ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो गया, जब दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म। तो भाई पहले ग्राफ में देखें वेलोसिटी बढ़ रही है, बात ठीक है, लेकिन कब तक बढ़ रही है, कहाँ जा रही है, कुछ नहीं पता। दूसरा ग्राफ देखें, दूसरे ग्राफ में भी वेलोसिटी तो बढ़ती चली जा रही है, हमें बात समझ में आ रही है, मगर एक ख़ास पॉइंट के बाद वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट हो गया। सो ये वो पॉइंट है कि जब वेलोसिटी क्या बन गई, जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बन गई। सो ये वो पॉइंट, ये वो स्टेज अचीव हो गई जहाँ पे वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई। सो लें जी, यहाँ तक किसी का कुछ सवाल था? आपको एक पॉइंट समझ में आ गया। सो maximum value of uniform velocity when weight becomes equal to the drag force, maximum value of velocity जब weight drag force के equal हो जाए, that is called as terminal velocity। और उसके बाद जो हमने बात डिस्कस की, हमने प्रूव किया कि टर्मिनल वेलोसिटी कब टर्मिनल वेलोसिटी, हमने उसका ग्राफ देख लिया। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं टर्मिनल वेलोसिटी का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है, बड़ा मशहूर, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो डिस्कस करूँगा। मैं टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा फॉर दिस ड्रॉपलेट। इस ड्रॉपलेट के लिए टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ले जी, यहाँ तक अगर आपको कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा। आई विल बी देयर टू आंसर, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। एक दो दिन हो गए, मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि रोज़ ही LMS कमेंट पर जाके आपके कमेंट्स और आपके रिव्यूज़, क्योंकि आप उसमें रिव्यूज़ भी बहुत सारे बच्चे दे रहे होते हैं, कैसे लेक्चर अच्छा था, बुरा था, समझ आई, समझ नहीं आई, आपके जो कमेंट्स हैं मैं वो भी पढ़ता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज जाके आपके रिव्यूज़ और आपके कमेंट्स और आपके पॉइंट्स और आपके सवालात देखने की कोशिश करूँ। 2-1 दिन हो गए, बड़े रफ दिन चल रहे थे, टाइम नहीं मिला देखने का। इंशाल्लाह आई विल गो होम एंड सी योर रिव्यूज़। कोई सवाल, कोई पॉइंट ना समझ आया हो मुझे ज़रूर बताइएगा। नहीं जी, यहाँ पे मुझे इजाज़त है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।